नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर ए लंबर पंक्चर द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। लंबर पंक्चर हुआ है पेशेंट का, उसके बाद में आप कौन सी पोजीशन दे के रखोगे, ठीक है। तो लंबर पंक्चर जब हो चुका है उसके बाद में हमें सुपाइन पोजीशन देखने रखनी होती है विदाउट पिलो, ठीक है। इसमें याद रखना कि हम फॉलर्स पोजीशन या सेमी फॉलर्स नहीं देंगे, क्योंकि सब बच्चों को क्या लगता है कि आफ्टर सर्जरी मोस्टली जो है हम, या आफ्टर किसी प्रोसीजर जो है हम पोजीशन देते हैं, ठीक है। बट इसमें नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑलरेडी आपने CSF निकाला है और बाद में अगर आपने सेमी फॉलर्स पोजीशन या फॉलर्स पोजीशन दी, इसकी वजह से और CSF ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है, और मेनिंजेस पे एक ट्रैक्शन पड़ता है। ओके, तो हियर राइट आंसर इज सुपाइन विदाउट पिलो। और ये कब तक दे के रखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन कि कितनी देर तक दे के रखनी है, बट एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स जो है हमें सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखना होगा। अब यहाँ पे अगर पोजिशनिंग का क्वेश्चन आया है तो हम पूरा पोजीशंस यहीं पे देख लेंगे कि कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। सबसे पहले तो पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि सुपाइन कौन सी है, फॉलर्स पोजीशन कौन सी होती है, ट्रेनलेनबर्ग कौन सी है, ठीक है। ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, तो सुपाइन पोजीशन क्या है आपको पता है, सीधा अगर पेशेंट लेटा है, फेस उसका अपसाइड है, तो दैट इज सुपाइन पोजीशन। इसको हम हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट भी बोलते हैं। फाइन, तो पहली पोजीशन हमने देख ली सुपाइन क्या होती है। सेकेंड इज डोर्सल रिकम्बेंट क्या होती है। अगर पेशेंट जो है सुपाइन लेटा हुआ है और नीज जो है फ्लेक्स कर रखी हैं, ठीक है, जैसे कि फीमेल कैथेटराइजेशन के टाइम पे जो हम पोजीशन देते हैं, या आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है उस टाइम पे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। फीमेल का कैथेटराइजेशन याद रखना डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन पे होता है, ठीक है, या आपने वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो भी हम डोर्सल रिकम्बेंट दे सकते हैं। प्रोन आप सबको पता है, उल्टा लेटा हुआ है पेशेंट। ट्रेनलेनबर्ग में क्या है, पेशेंट का हेड जो है थोड़ा सा नीचे है एज कंपेयर टू, फीट थोड़ा ऊपर होंगे और हेड जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा। ओके, ट्रेनलेनबर्ग में क्या रहेगा, 30 to 45 डिग्री हेड जो है फीट से नीचे रहेगा। ये कब देते हैं, शॉक की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, ठीक है, या फिर आपने कोई पेल्विक सर्जरी करनी है, उन केसेस में हम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस पेशेंट्स में नहीं देंगे। तो अगर पेशेंट को इंक्रीज्ड ICP है हम नहीं देंगे ट्रेनलेनबर्ग। अगर पेशेंट को स्पाइनल फ्रैक्चर है या स्पाइनल इंजरी है तो भी हम ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन नहीं देंगे। फाइन, नेक्स्ट पोजीशन होती है रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग, ठीक है। रिवर्स मतलब कि इससे उल्टा, फीट जो है थोड़ा नीचे को रहेंगे और हेड जो है हम एलिवेट कर देंगे। ओके, ये कब देंगे, ये हम देंगे GERD की कंडीशन में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। क्या होता है, जब आपको पता है हार्टबर्न जो होता है, एसिड इसोफेगस में बार बार आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, हम रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, हेड को जो थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे ताकि रिफ्लक्स जो है कम हो जाए। नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, फॉलर्स के तो इतने क्वेश्चन बनते हैं, पता होनी चाहिए। लो फॉलर्स पोजीशन क्या है, सेमी फॉलर्स क्या है, एंड हाई फॉलर्स क्या है, ठीक है। हाई फॉलर्स मतलब 90 डिग्री आपने सिर को उठा दिया है, ठीक है। सेमी फॉलर्स मतलब कि 30 to 45 डिग्री पे है, एंड लो फॉलर्स मतलब 15 to 20 डिग्री पे है। ओके, तो फॉलर्स पोजीशन हम कब देते हैं, अगर हमारे पेशेंट को डिज्निया हो रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, या फिर इंक्रीज्ड ICP है, उसमें भी हम सेमी फॉलर्स दे के रखेंगे, ठीक है। तो फॉलर्स पोजीशन इज समथिंग जो बहुत ज्यादा दी जाती है पेशेंट को। सिक्स्थ पोजीशन हमारी हो सकती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल में क्या है कि पेशेंट जो है एक साइड में लेटा हुआ है, मतलब एक करवट उसने ली हुई है, लेफ्ट लेटरल। ओके, ये पोजीशंस हम देंगे इनीमा के टाइम पे, या फिर आपने रेक्टल टेम्परेचर लेना है, रेक्टल सपोजिटरी डालनी है, तो इस सब में जो है हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। नेक्स्ट पोजीशन होती है कार्डियक पोजीशन, कार्डियक बोल लो या ऑर्थोपनिक पोजीशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है सिटिंग पोजीशन में होता है और टेबल पे जो है थोड़ा सा झुका हुआ होता है, लीन होता है। ओके, ये देते हैं हम कार्डियक प्रॉब्लम में, या सीवियर डिज्निया जब होता है तब हम कार्डियक या ऑर्थोपनिक पोजीशन देते हैं। एट्थ पोजीशन हमारी है लिथोटमी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लिथोटमी में क्या होगा, पेशेंट सुपाइन लेटा होगा और नीज एंड हिप्स जो है 90 डिग्री पे फ्लेक्स मिलेंगे आपको। ये देंगे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे, या आपको कोई गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है तब जो है हम लिथोटमी पोजीशन देंगे।
नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत बार पूछी जाती है। नी चेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है पेशेंट जो है नी एंड चेस्ट के बल जो है उल्टा लेटा हुआ है, पेशेंट जो है प्रोन है और सारा प्रेशर जो है नी और चेस्ट पे आया हुआ है। फाइन, ये कब देंगे? अगर आपको सिग्मोइडोस्कोपी करनी है या फिर आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। ओके, तो इन केसेस में हम नी चेस्ट पोजीशन देंगे। नेक्स्ट इज रोज पोजीशन। क्या होता है? पेशेंट जो है सुपाइन लेटा हुआ है एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक जो है हाइपर एक्सटेंडेड है, ये देंगे हम टॉन्सिलेक्टमी के केसेस में। ठीक है, टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स रिमूव करने हैं, उस केसेस में हम जो है रोज पोजीशन देंगे, सुपाइन है एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। नेक्स्ट पोजीशन होती है वॉल्चर पोजीशन, WALCHER। ठीक है, वॉल्चर पोजीशन, इसमें क्या होता है? पेशेंट जो है सुपाइन लेटा होता है और जो उसके पैर हैं वो एज ऑफ द बेड से लटक रहे होते हैं। ठीक है, पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है पर जो बेड का किनारा है उधर से उसके पैर जो है नीचे फॉल डाउन हो रहे हैं। ये हम देंगे ब्रीच डिलीवरी के टाइम पे या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी के टाइम पे जो है हम वॉल्चर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट इज जैक नाइफ पोजीशन। क्या होती है? इसमें क्या है? पेशेंट का जो हिप एरिया है वो ऊपर है एंड हेड नीचे है और लेग्स भी नीचे है। प्रोन है पोजीशन, हेड भी नीचे है, लेग भी नीचे है, बस जो उसका हिप एरिया है वो ऊपर उठा हुआ है। ये कब देंगे? जब हमें कॉकिक्स की कोई सर्जरी करनी है या फिर रेक्टल सर्जरी करनी है, तब जो है हम जैक नाइफ पोजीशन देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशंस। हाई फॉलर पोजीशन कब दी जाती है ये पूछ लेते हैं। पल्मोनरी इडीमा के केसेस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा डिज्निया है पेशेंट को, तब हम जो है हाई फॉलर्स पोजीशन देंगे। कार्डियक प्रॉब्लम में, कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट फेलियर के केसेस में हम हाई फॉलर्स पोजीशन दे सकते हैं। अब देखो प्रोसीजर से रिलेटेड, अगर किडनी बायोप्सी हुई है, ठीक है, किडनी बायोप्सी में आप क्या पोजीशन दोगे? ड्यूरिंग क्या दोगे एंड लेटर क्या दोगे, बाद में क्या दोगे? ड्यूरिंग किडनी बायोप्सी जो है आप प्रोन पोजीशन दोगे एंड आफ्टर किडनी बायोप्सी लेटर स्टेजेस में आप क्या दोगे? सुपाइन पोजीशन दोगे। ठीक है, जब किडनी बायोप्सी करनी थी तो प्रोन दे दिया है, अब क्या कर देंगे? किडनी बायोप्सी ले ली है, उसके बाद में सुपाइन देंगे ताकि उस एरिया पे प्रेशर बना रहे और ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी में ड्यूरिंग क्या देंगे एंड लेटर स्टेज में क्या देंगे? तो लिवर बायोप्सी में हम जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है सुपाइन पोजीशन देंगे एंड आफ्टर प्रोसीजर जो है राइट लेटरल पोजीशन देंगे। राइट लेटरल क्यों देंगे? क्योंकि लिवर इज एट राइट साइड, तो और लिवर जो है बहुत वेस्कुलर रहता है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उधर जो है कंप्रेशन आ जाए, उस एरिया से ब्लीडिंग ना हो, इसलिए लिवर बायोप्सी के बाद में हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे। उसके बाद में पैरासेंटेसिस के बारे में पूछा जा सकता है। पैरासेंटेसिस में क्या पोजीशन देंगे? इसमें हम देते हैं सेमी फॉलर्स पोजीशन। ठीक है, पैरासेंटेसिस कब करते हैं? जब एसाइटिस हो जाता है पेशेंट को, तब हम पैरासेंटेसिस करते हैं। थोरैकोसेंटेसिस के टाइम पे क्या देंगे? थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है, थोरैकोसेंटेसिस कब करते हैं? अगर प्लूरल इफ्यूजन है पेशेंट को तो थोरैकोसेंटेसिस करते हैं। इसमें हम पोजीशन देंगे, एक टेबल पे जो है पेशेंट लीन हो जाएगा, पीछे से जो है थोरैकोसेंटेसिस किया जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप? साइड लाइंग पोजीशन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, साइड लाइंग पोजीशन। ओके, और नीचे साइड कौन सा रखेंगे? अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड साइड जो नीचे की तरफ रहेगा, अफेक्टेड साइड ऊपर की साइड रहेगा और जो है सेंटेसिस किया जाएगा, नीडल एस्पिरेशन किया जाएगा। ठीक है, हेड जो है इसमें थोड़ा सा एलिवेट रहेगा। देन क्वेश्चन आ सकता है एयर एम्बोलिज्म हो गया है पेशेंट को, आप कौन सी पोजीशन दोगे? ठीक है, तो इधर हम देंगे लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ठीक है, इसको हम ड्यूरेंट पोजीशन भी बोलते हैं। ओके, ड्यूरेंट पोजीशन, लेफ्ट लेटरल देंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। देखो एयर जो है हल्की होती है हमेशा, तो वो जो है ऊपर की तरफ उठेगी। हम क्या करेंगे? इधर लेफ्ट लेटरल और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे ताकि राइट एट्रियम में हम उस एयर के बबल को ब्लॉक कर पाए। ओके, ट्रैप कर पाए। अगर स्पाइनल इंजरी है पेशेंट को तो आप क्या करेंगे? जॉ थर्स्ट मैनवर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में लॉग रोल टेक्निक यूज होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पता होना चाहिए। लॉग रोल टेक्निक यूज होती है। ठीक है, और सर्वाइकल को और स्पाइन को जो है हम इमोबिलाइज रखेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है टॉन्सिलेक्टमी के टाइम पे क्या पोजीशन देंगे एंड लेटर क्या देंगे? टॉन्सिलेक्टमी के टाइम पे मैंने अभी आपको बताया रोज पोजीशन देंगे, सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। बट अगर टॉन्सिलेक्टमी हो गई है तो आप उसको जो है साइड लेटरल पोजीशन देंगे या फिर प्रोन पोजीशन देंगे ताकि अगर कोई सिक्रीशन है वो जो है माउथ से बाहर आ जाए, अंदर एस्पिरेशन ना हो।
नेक्स्ट जो है सीवीपी वाले पेशेंट को क्या पोजीशन दे के रखेंगे, इसको जो है हम सेमी फॉलर्स पोजीशन दे के रखेंगे। अगर पेशेंट की अपेंडेक्टमी हुई है तो क्या पोजीशन देंगे, इसमें हम या तो हम उसको राइट लेटरल पोजीशन देंगे या फिर सेमी फॉलर्स देंगे, ठीक है। सेमी फॉलर ज़्यादा बेटर पोजीशन है। अपेंडेक्टमी अगर प्रोसीजर हुआ है तो सेमी फॉलर्स पोजीशन दे के रखेंगे, ओके। एंड लास्ट इज माइलोग्राम। माइलोग्राम अगर पेशेंट का हुआ है तो क्या पोजीशन देंगे। माइलोग्राम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा जस्ट टू चेक कोई ट्यूमर तो नहीं है या कोई इंजरी तो नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है कंट्रास्ट डाई दी जाएगी। अगर ऑयल सोल्यूबल डाई दी गई है या वाटर सोल्यूबल डाई दी गई है, इन दोनों में से एक डाई दी जाएगी। अगर आपने दी है ऑयल सोल्यूबल डाई तो आप जो है पेशेंट को फ्लैट पोजीशन देके रखेंगे, एंड वाटर सोल्यूबल डाई दी है तो आप जो है उसको सेमी फॉलर्स पोजीशन देके रखेंगे, लाइक 30 to 45 डिग्री। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि हम एलिवेशन जो है किस केसेस में बना के रखेंगे। तो अगर पेशेंट को एम्पुटेशन हुआ है तो हम जो है उसमें उस पार्ट को जो है थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे ताकि इडीमा ना हो। या फिर पेशेंट जो है बर्न का है, ठीक है, बर्न हो गया है, उस केसेस में हम थोड़ा सा जो है एलिवेट करके रखेंगे। नेक्स्ट जो है वेरिकोज वेन के केस में, वेरिकोज वेन में क्या करते हैं हम अबव हार्ट लेवल जो है उसको उठा के रखते हैं, ओके। इधर से एक क्वेश्चन और बन जाता है, पेशेंट का मेस्टेक्टमी हुआ है तो आप आर्म का क्या पोजीशन रखेंगे, अफेक्टेड आर्म का। फॉर एग्जांपल राइट ब्रेस्ट जो है रिमूव की गई है, मेस्टेक्टमी हुआ है, तो आप राइट आर्म की क्या पोजीशन देख के रखेंगे, ठीक है। तो ये अफेक्टेड आर्म है, इसको हम जो है थोड़ा अबव दी हार्ट लेवल रखेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशंस की क्या यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A nurse finds an adult patient unresponsive and not breathing normally. No pulse is felt within 10 seconds. What is the first action? एक पेशेंट जो है अनरेस्पॉन्सिव मिला है, ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, मतलब ब्रीद नहीं कर रहा है, ठीक है। पल्स चेक की 10 सेकेंड के लिए कुछ फील नहीं हुआ, आप क्या करोगे। तो यू विल डायरेक्टली स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस, ओके। CAB हम यहाँ पे जो है फॉलो करेंगे, ओके। ये क्वेश्चन जो है CPR का है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ACLS एंड BLS, ठीक है। यार आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो ज़रूर देखो, उसको जो है बहुत फास्ट करके देख लो, चाहे 2x पे देख लो, बट उसमें जो है काफ़ी सारी न्यू गाइडलाइंस हैं। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिधर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। 100% क्वेश्चन आएगा, बल्कि मैं बोलूँगी 101% जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, वेंटिलेशन और कंप्रेशन का क्या रेशो रखोगे, चेस्ट राइज देखना चाहिए हमें, कितना डीप होना चाहिए। उसके बाद में अभी जो है पीडियाट्रिक CPR को लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। 1 रेस्क्यूअर है तो हम कितना रेशो रखेंगे, 2 रेस्क्यूअर है तो क्या रेशो रखेंगे, ठीक है। ब्रीदिंग एम्योडेरोन कब देते हैं, एड्रेनलिन कब देते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में डिफिब्रिलेटर के बारे में पता होना चाहिए, कब देते हैं, नॉन शॉकेबल रिदम में देंगे या शॉकेबल रिदम में देंगे। उसके बाद में कार्डियो वर्जन क्या होता है, ठीक है। इतना सारा अपडेट है इन सब से रिलेटेड, वो वीडियो जो है आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक पे मैं बताने बैठ गई बहुत लंबा खिंच जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर आपको लिंक चाहिए वो वीडियो को तो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो वो वाली वीडियो जो है आप जरूर देख लेना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 3-year-old child is conscious but unable to speak or cough after choking on food. The nurse observes ineffective cough and cyanosis. Which is the most important? What is the most appropriate immediate action? ठीक है, चॉकिंग का क्वेश्चन है, इसमें जो है न्यू अपडेट आया है, ठीक है। क्या अपडेट है, पहले के टाइम पे अगर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन होता था तो हम जो है हिमलिच मैन्यूवर परफॉर्म करते थे बच्चे में भी, ठीक है, मतलब एब्डोमिनल थर्स्ट देते थे। बट अब क्या बोल दिया गया है, हम जो है 5 बैक ब्लोज देंगे, उसके बाद में 5 चेस्ट थर्स्ट देंगे, ठीक है। अब जो है बच्चों में एब्डोमिनल थर्स्ट जो है मना कर दिया है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर में एब्डोमिनल थर्स्ट मतलब हेमलिच मैन्यूवर हम परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दिस इज द न्यू अपडेशन हियर। ये मैंने अपडेट वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर किसी ने अपडेशन सारे नहीं देखे हैं तो उधर जाके देख सकते हैं, कंपाइलेशन करके मैंने डाला हुआ है, ठीक है। 2 वीडियोज़ हैं उसकी। और तो अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बैक ब्लोज फॉलोड बाय चेस्ट थर्स्ट, ठीक है। एक CPR से रिलेटेड अपडेट आया है बच्चों में। पहले क्या करते थे हम तो या तो 2 फिंगर मेथड से हम CPR देते थे या फिर दोनों
थंब से हम चेस्ट को एनसर्कल करके दोनों थंब से CPR देते थे। तो अब जो है 2 फिंगर मेथड जो है हटा दिया गया है, ओनली थंब वाला यूज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक ये वाला अपडेशन है कि अगर पहले जो है बच्चों में डिफिब्रिलेटर कम यूज़ किया जाता था, ठीक है, बट अभी क्या है, बच्चों में भी डिफिब्रिलेटर जो है यूज़ किया जाता था। एंड अगर आपके पास उस टाइम पे चेस्ट पैड्स नहीं है डिफिब्रिलेटर लगाने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, तो आप अडल्ट वाले भी लगा सकते हो। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse disposes a used IV set contaminated with blood into a red bag. Later it is found that the tubing had a needle attached. What is the correct इंटरप्रिटेशन? ठीक है, देखो ये है BMW का क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास 4 या 5 कलर के बिन्स होते हैं, एक होता है रेड, येलो होता है, और क्या होता है हमारे पास ब्लू कलर का कंटेनर होता है, एंड वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है। रेड में हम क्या डालते हैं, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट जैसे IV सेट्स हैं, या फिर आपकी बॉटल्स हैं, या फिर आपकी कैथेटर्स हैं, ग्लव्स हैं, ठीक है, ये जो है हम रेड में डालते हैं। और इसको क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव करके, बाद में जो है ऑटोक्लेव करके रिसाइकिल किया जाता है। रेड वाले को हम ऑटोक्लेव करते हैं, रिसाइकिल होता है, इसमें जो है मोस्टली प्लास्टिक डाला जाता है। येलो में क्या डालते हैं, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, या फिर एनिमल वेस्ट, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेडिसिन जो है एक्सपायर हो गया, आप कौन से बिन में डालोगे, तो आप येलो में डालोगे। ओके, एंड अगर कोई प्लेसेंटा है, या कोई ह्यूमन टिश्यू है, या कोई एम्पुटेशन हुआ है पेशेंट का, वो किस में डालोगे, पार्ट जो है उस पेशेंट का किस में डालोगे, तो दैट इज येलो बिन में डालेंगे। ओके, और ये जो है इंसिनरेशन किया जाता है इसका, ठीक है, जला दिया जाता है। नाउ कम टू ब्लू बिन में क्या डालते हैं हम, ग्लास, या फिर एम्प्यूल्स है, या फिर वाइल्स है, ठीक है, जितना भी ग्लास वाला मटेरियल जो है हम ब्लू में डालेंगे। इसको क्या है, हम रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, पहले डिसइंफेक्ट करेंगे और फिर जो है इसको रिसाइकलिंग कर देंगे। एंड लास्ट इज वाइट, जो है पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है, इसमें हम अपनी नीडल्स डालते हैं। ठीक है, तो इधर अपना आंसर क्या हो गया कि IV सेट जो है ब्लड वाला रेड बैग में डाल दिया, और उसके साथ में नीडल भी अटैच थी। तो आप क्या करोगे, नीडल को जो है वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालोगे, ये रेड में नहीं जाएगी। तो ऑप्शन C इज राइट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट विद क्रोनिक आर्थराइटिस इज एडवाइज्ड कोल्ड कंप्रेस फॉर पेन रिलीफ, विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। देखो, एक हॉट कंप्रेस होते हैं, एक कोल्ड कंप्रेस होते हैं, इसमें जो है बच्चों को डिफरेंस नहीं पता चलता कब हॉट वाला देना है, कब जो है कोल्ड वाला देना है। फाइन, तो हॉट और कोल्ड में डिफरेंस क्या है, हॉट क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, वेसल्स को डायलेट कर देगा, और कोल्ड जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, हॉट जो है आप हमेशा क्रोनिक स्टिफनेस में दोगे, ठीक है, जब भी आपको क्रोनिक स्टिफनेस देखने को मिलेगी तो आप हॉट दोगे, हॉट कंप्रेस दोगे, और अगर अक्यूट है, ठीक है, तो आप जो है कोल्ड यूज करोगे। तो इधर इनमें से चारों में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज कोल्ड रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, कोल्ड जो है इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, येस दिस इज करेक्ट। कोल्ड कॉजेज वेसो कंस्ट्रिक्शन, बिल्कुल करता है। थर्ड इज कोल्ड इज यूजफुल इन क्रोनिक स्टिफनेस, नो, कोल्ड इज यूज्ड फॉर acute stiffness, fine। and last is cold reduces nerve conduction, yes, nerve को जो थोड़ा ये ना एनेस्थीसिया वाला इफेक्ट होता है कोल्ड का, ठीक है, नंब कर देगा उस एरिया को, फाइन, तो नर्व कंडक्शन जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सही है ये बात, तो ऑप्शन जो है अपना C होगा, ये जो है गलत इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ जो है आप गलती करते हो, आपको पता होगा कि हाँ यार कोल्ड में क्या होता है, हॉट में क्या होता है, बट आप जो है इस वर्ड को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना था, यहाँ पे आप गलती करते हो। फाइन, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंटीडोट, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड ओपियोइड ओवरडोज हो गया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिखा रहा है, पिन पॉइंट प्यूपिल, ये जो है ना ओपियोइड ओवरडोज का कार्डिनल साइंस है। जब भी आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिले, पिन पॉइंट प्यूपिल्स मिले, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ओपियोइड का ओवरडोज है, और इसमें ऑब्वियसली हम ओपियोइड एंटागोनिस्ट देंगे जो होता है नैलेक्सोन। ओके, फ्लूमाजेनिल क्या है, ये बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज में दिया जाता है। एट्रोपिन क्या है, सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में दिया जाएगा। डेफेरेक्सोमीन कब दिया जाएगा, आयरन पॉइजनिंग में। ठीक है, तो जो है अपना यहाँ पे ऑप्शन B इज करेक्ट।
उसके बाद में क्या पता होना चाहिए आपको, पीसीएम का एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइलसिस्टीन। मॉर्फिन का क्या है, मॉर्फिन का भी नैलोक्सोन है। उसके बाद में हिपेरिन का क्या है, प्रोटामीन सल्फेट है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। वॉर्फरिन का क्या है, विटामिन के प्लस एफएफपी। इट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, फाइसोस्टिग्मिन है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनिंग हुई है तो आप ऑक्सीजन दोगे। उसके बाद में डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है तो डिजीबाइंड दोगे। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पढ़ के जाना है। एंटीडोट का एक लिस्ट देख लेना कि कौन से का एंटीडोट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद में एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है चारकोल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। Now next question is, a patient with hyponatremia presents with confusion and seizures. The doctor orders IV fluid therapy. Which fluid is most appropriate? ठीक है, पेशेंट का सोडियम जो है कम हो गया, 118 हो गया है, और अब जो है उसको सिम्टम्स भी आने लगे, कन्फ्यूजन दिख रही है एंड सीजर्स दिख रहे हैं, तो आप कौन सा फ्लूइड चूज करोगे? ठीक है, क्योंकि अपने पेशेंट का सोडियम कम है तो वी विल चूज 3% NaCl, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है, सोडियम जो है कम है तो हम ज़्यादा सोडियम वाला सोल्यूशन चूज करेंगे, तो इधर हम चूज करेंगे 3% NaCl। ठीक है, 0.45 NS इज सोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए। 5% डेक्सट्रोज, अगेन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये क्या करते हैं, बच्चों को लगता है डेक्सट्रोज है इसमें तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, बट ये हाइपर नहीं होता, ये हाइपो होता है। क्या होता है देखो, 5% डेक्सट्रोज जो है वाटर में है, डेक्सट्रोज अंदर जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा। ठीक है, डेक्सट्रोज खत्म हो गया, अब बच गया पानी। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज हाइपोटोनिक सेलाइन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एंड 0.9% NS नहीं देंगे इसमें। ओके, अगर देखो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता, सोडियम जो है 130 है, ठीक है, देखो हमारी रेंज होती है 135 से 145 जो नॉर्मल सोडियम है, बट अगर क्वेश्चन में दे कि 130 है और कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कम तो ये भी है, बट इस केस में हम 3% NaCl नहीं देंगे। क्यों? जब तक पेशेंट जो है सिम्टम्स शो ना करे तब तक हम जो है 3% NaCl नहीं देंगे। फाइन, बट हाँ अगर इधर जैसे कि पेशेंट ने सिम्टम शो किया है, कन्फ्यूजन है, सीजर्स है या फिर कोमा है, तो हम जो है 3% NaCl देंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with diabetic ketoacidosis is started on IV fluids. Initially, the nurse administers 0.9% NS. After stabilization, the doctor switches to 0.45% NS. What is the rationale for this change? Okay, DKA का पेशेंट है। DKA में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जितना भी सेल्स के अंदर पानी था वो जो है बाहर आ जाएगा, वेसल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सेल्स जो है बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है। फाइन, और जो वेसल्स में जो वाटर था, ठीक है, वो भी जो है किडनी के थ्रू फिल्टर आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल बॉडी जो है बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देंगे 0.9% NS। जो हमारे वेसल्स में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, उसको हम 0.9% NS से ठीक करेंगे। फाइन, अब क्या आएगा, बारी आएगी फिर अंदर वाली सेल्स की, फिर क्या करेंगे हम जो है 0.45 मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, जिससे जो इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन है वो भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो हियर आंसर इज रिप्लेस इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन, इसीलिए जो है हम ने ये जो है 0.45% पे चेंज कर दिया। ठीक है, DKA में कुस्मॉल ब्रीदिंग मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, और DKA में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज 200 से 250 पहुंच जाएगा। ठीक है, DKA में जो है ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, ब्लड ग्लूकोज मतलब 600 के पार रहेगा। ओके, बट जब हमने इंसुलिन देना शुरू किया, अब क्या है, ग्लूकोज जो है नीचे आता जाएगा। तो जब हमारी रेंज पहुंच जाए 200 और 250 के बीच में, हम जो है डेक्सट्रोज ऐड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DKA में हम रैपिड ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते हैं डिहाइड्रेशन का। ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, धीरे धीरे करना है, क्योंकि सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। ठीक है, तो अपने जो है 2 डिजीज होती हैं सेम, DKA एंड HHS, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। DKA में जो है एसिडोसिस देखने को मिलता है हमेशा एसीटोन बॉडीज की वजह से, और इसी वजह से जो है कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। Now next question is, in nurse selects an IV cannula for rapid fluid resuscitation in a trauma patient. Which cannula size is most appropriate? ठीक है, कैनोला का क्वेश्चन है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रॉमा में पेशेंट आया, कौन सा कैनोला आप लगाओगे? देखो ट्रॉमा का आया है ना पेशेंट, तो उसमें रैपिड फ्लूइड रिसस्किटेशन करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारा फ्लूइड देना है, तो हम जो है बड़ा डायमीटर वाला कैनोला लगाएंगे, और बड़ा डायमीटर है यहाँ पे
18 गेज का। जितना छोटा नंबर उतना बड़ा कैनुला, ठीक है, मतलब 18 कैनुला, 18 गेज का कैनुला 20 से बड़ा होता है, 20 जो है 22 से बड़ा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इज सी। इधर जो है आपको कैनुला की कोडिंग पता होनी चाहिए। 14 क्या है, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26। ओके, 14 जो है ऑरेंज होता है, 16 जो है ग्रे होता है, 17 इज वाइट, 18 इज ग्रीन, 20 इज पिंक, 22 इज ब्लू, 24 इज येलो एंड 26 इज वॉयलेट। ओके, ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपका ट्रॉमा का पेशेंट आएगा तो आप कोशिश करेंगे कि 16 या 18 कैनुला लगाए, ठीक है, ट्रॉमा वाले पेशेंट्स में जिसमें बहुत सारा फ्लूइड रिसस्सिटेशन करने की ज़रूरत है। बट अगर आपको रूटीन वाला कैनुला लगाना है, नॉर्मल पेशेंट जो है एडमिट है, रूटीन आपको मेडिसिन देनी है, तो आप पिंक लगा लो। ओके, और अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है तो 22 से 24 लगा लो। ओल्ड पेशेंट है, थोड़ा सा एजेड है, तो भी आप ब्लू लगाओगे, 22 लगाओगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग IV infusion of hypertonic saline the patient develops redness, pain and swelling at the site. What is the most likely complication? ठीक है, हाइपरटोनिक सेलाइन जो है आप पेशेंट को दे रहे थे, पेशेंट को रेडनेस हो गई है, पेन हो गया, स्वेलिंग हो रही है, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है? ठीक है, देखो अपने पास 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है फ्लेबाइटिस, दूसरा होता है इन्फिल्ट्रेशन एंड तीसरा होता है एक्स्ट्रावेसेशन। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। जब फ्लेबाइटिस होगा मतलब कि कोई इरिटेंट ड्रग है जो वेन्स को इरिटेट कर रहा है, दैट इज फ्लेबाइटिस। इसमें रेडनेस देखने को मिलेगी, पेन देखने को मिलेगा एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो है आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, और ये कब होता है? इरिटेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो मेडिसिन है वो टिश्यूज में जो है लीक कर गई है। ठीक है, मेडिसिन जो है लीक कर गई है अराउंड द कैनुला। ठीक है, तो उसको जो है इन्फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इसमें जो है साइट आपको हमेशा पेल मिलेगी एंड कूल मिलेगी। ठीक है, इधर जो है फ्लेबाइटिस में हमेशा वार्मथ देखी जाएगी, बट इन्फिल्ट्रेशन में जो है कूल मिलेगी। एक्स्ट्रावेसेशन जो है इन्फिल्ट्रेशन का और थोड़ा डेंजरस वाला रूप है। अगर हमारी कोई कीमो ड्रग है या फिर कोई वेसोप्रेसर्स है, जैसे पोटेशियम चढ़ रहा है, ठीक है, वो अगर टिश्यूज में लीक हो जाए तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रावेसेशन। इसमें ब्लिस्टर्स हमें दिखते हैं। ठीक है, टिश्यू जो है नेक्रोस हो जाएगा, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो हियर आंसर इज फ्लेबाइटिस। ओके, इन्फिल्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया। एयर एम्बोलिज्म में हमेशा आपको सिस्टमिक साइंस दिखेंगे, मतलब कि आपको डिज्निया देखने को मिलेगा, एंड सर्कुलेटरी ओवरलोड में भी सिस्टमिक साइंस आपको दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट रिसीविंग IV फ्लूइड्स सडनली डेवलप डिज्निया, क्रैकल्स एंड रेज्ड JVP. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन? ठीक है, पेशेंट को जो है IV फ्लूइड जा रहा था, डिज्निया हो गया, क्रैकल्स हो गया, JVP बढ़ गया, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? तो यहाँ पे जो है फ्लूइड ओवरलोड है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड कब होता है? जब बहुत ज़्यादा आपने फ्लूइड दे दिया है, इसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा एंड डिज्निया जैसे साइन दिखेंगे, क्रैकल्स सुनाई देंगे और JVP जो है इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। फर्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन। अभी आपको बताया इन्फिल्ट्रेशन क्या है। अगर टिश्यू जो है अगर आसपास के एरिया में मेडिसिन लीक कर जाएगी तो दैट इज इन्फिल्ट्रेशन, ये तो नहीं है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अभी बताया इरिटेशन की वजह से होता है। एम्बोलिज्म में आपको डिज्निया देखने को मिलेगा बट क्रैकल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है फ्लूइड ओवरलोड एंड एम्बोलिज्म में। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। तो इसके लिए आप मैनेजमेंट क्या करोगे, पूछ लिया जाता है। पहले तो सबसे पहला आपका जो एक्शन रहेगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूशन को इमीडिएटली स्टॉप करो। सेकंड जो है आप उसको फॉलोअर्स पोजीशन दे दोगे पेशेंट को, ताकि डिज्निया कम हो जाए। थर्ड जो है ऑक्सीजन दोगे। ठीक है, एंड फोर्थ इज डायूरेटिक दोगे। ठीक है, ताकि जो फ्लूइड ओवरलोड है वो जो है बाहर निकल जाए वाया यूरिन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse prepares surgical instruments contaminated with bacterial spores for sterilization. The autoclave is set at 121 degrees Celsius for 15 minutes. But later sterility is questioned. Which factor is most likely responsible for sterilization failure? ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है स्टेराइल करने थे जिनमें जो है बैक्टीरियल स्पोर्स थे। हमें पता है अगर स्पोर्स प्रेजेंट हैं
तो ऑटोक्लेव इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टेरलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ऑटोक्लेव जो है सेट किया गया 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, बट बाद में पता चला कि ये तो स्टेराइल हुए ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स। क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज हाई टेम्परेचर। देखो हाई टेम्परेचर तो नहीं है, टेम्परेचर इतना ही रखते हैं हम हमेशा 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स एंड प्रेशर शुड बी 15 psi, ओके। तो हाई टेम्परेचर तो नहीं है यहाँ पे। सेकेंड इज इनएडुकेट, प्रेशर की कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस दी गई हैं, तो इनएडुकेट प्रेशर भी रीज़न नहीं है, ओके। एक्सेस एक्सपोजर टाइम, ऑप्शन डी नो, 15 मिनट्स इज आइडियल टाइम, ज़्यादा भी नहीं है, और अगर ज़्यादा होगा तो स्टेरिलिटी फेलियर नहीं होगा। एंड ऑप्शन 3 इज इम्प्रॉपर स्टीम पेनिट्रेशन ड्यू टू ओवरलोडिंग। यस, अगर आप ऑटोक्लेव में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डाल दोगे, साथ में ओवरलोड कर दोगे, तो स्टीम जो है अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऑटोक्लेव वर्क ही इस प्रिंसिपल पे करता है कि मॉइस्ट हीट होनी चाहिए और जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। तो अगर हम ओवरलोडिंग कर देंगे तो स्टीम पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो अभी स्टेरिलाइजेशन की अगर बात की गई है तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्टेरिलाइजेशन होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल, ठीक है। फिजिकल में हमारा आता है सनलाइट आएगा, हीट आएगा, उसके बाद में रेडिएशन आता है, फिल्ट्रेशन आता है, ये सब जो है फिजिकल में आएंगे, ठीक है। अब हीट भी आप ड्राई हीट बोल सकते हो एंड मॉइस्ट हीट बोल सकते हो। अब ड्राई में आ सकता है रेड हीट, मतलब कि जो वायर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जब तक वो रेड नहीं हो जाएंगी उनको हीट दी जाएगी, ठीक है। दूसरा आप फ्लेमिंग मेथड यूज कर सकते हो, इंसिनरेशन कर सकते हो, ठीक है, और या फिर हॉट एयर ओवन, ये जो है ड्राई हीट के एग्जाम्पल है। हमारा मॉइस्ट में क्या क्या आएगा? बिलो 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो, एट 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो एंड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। बिलो 100 डिग्री का एग्जांपल है पेस्चराइजेशन, 100 डिग्री का एग्जांपल है बॉइलिंग एंड मोर देन 100 का एग्जांपल है ऑटोक्लेव, ठीक है। केमिकल में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल, जो अल्कोहल स्वैब्स हम यूज़ करते हैं स्किन को प्रिपेयर करते टाइम, या फिर हम एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, जो हम सैंपल्स भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसमें जो है फॉर्मेलिन डाला जाता है ताकि सैंपल खराब ना हो, ठीक है। तो दैट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट जो है फिनोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। ये क्या, इसमें क्या आता है? जैसे लाइजोल है अपना, वो इसी के अंडर आएगा। क्लोरहेक्सिडिन वॉश भी इसी के अंडर आएगा, कार्बोलिक एसिड के अंडर, ठीक है। और हमारा आता है ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक है, जिसे हम साइडेक्स बोलते हैं। ओटीज में आपने देखा होगा ग्लूटरल्डिहाइड अवेलेबल होता है 2%, ओके। उसके बाद में एक होता है वेपर फेज डिसइंफेक्शन। ये क्या है? वेपर की हेल्प से जो है चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना। इसमें आता है ETO, इथाइलिन ऑक्साइड, ओके। तो जितना भी हमारा प्लास्टिक का सामान है या रबड़ वाला सामान है वो जो है हम ETO करते हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा हीट सेंसिटिव सामान है, जैसे कि स्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जैसे जो हम सर्जरीज करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम ग्लूटरल्डिहाइड में डालेंगे, ओके। तो अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे यहाँ से? एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी सेटिंग के ऊपर कि ऑटोक्लेव की सेटिंग्स क्या रखनी होती है, 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स 15 psi। बट अगर आपको दे टेम्परेचर 134 डिग्री सेल्सियस है तो आप जो है 3 से 4 मिनट के लिए रखोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैश ऑटोक्लेव। नॉर्मली ऑटोक्लेव ये वाले होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस वाले, बट कुछ ऑटोक्लेव बहुत जल्दी कर देते हैं, उसको जो है फ्लैश ऑटोक्लेव बोलते हैं, और उसकी सेटिंग हम रखेंगे 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 मिनट्स, ओके। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटोक्लेव में कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज होता है। देखो, तुमने जो है ऑटोक्लेव में सामान डाल दिया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सामान जो है स्टेरिलाइज हो गया है या नहीं हो गया है? उसके दो तरीके हैं। या तो तुम जो है एक टेप लगाते हो, उसके ऊपर, सामान के ऊपर टेप लगा देते हो, उसका कलर चेंज हो गया तो उससे हमें पता चलेगा स्टेरिलाइज हो गया है। बट वो कलर चेंज कैसे होता है? हीट से होता है। वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहा है कि स्पोर्स जो है किल हो गए हैं, ओके। बट अगर आप जो है स्पोर्स, एक छोटी सी बॉटल है उसमें जो है स्पोर्स आपने अंदर डाल दिए हैं ऑटोक्लेव में और वो किल हो जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये जो है
स्टेरलाइज हो गया है सामान, ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा स्पोर्स यूज किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर? इज जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। तो जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा सामान जो है ऑटोक्लेव हुआ है या नहीं हुआ है, स्टेरलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉइस्ट हीट ज़्यादा बेटर क्यों मानी जाती है एज कंपेयर टू ड्राई हीट, ठीक है। तो इसका रीज़न है ये जो है बेटर पेनिट्रेट करती है मॉइस्ट हीट और प्रोटीन को कोएगुलेट कर देती है। ओके, तो इससे जो है ज़्यादा बेटर स्टेरिलाइजेशन मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हॉट एयर ओवन के ऊपर कि ड्राई हीट में जो है हॉट एयर ओवन यूज़ होता है वो कितनी देर के लिए यूज़ किया जाएगा? तो 160 डिग्री सेल्सियस अगर आपने रखा है तो 1 आवर के लिए, एंड 170 डिग्री सेल्सियस रखा है तो 2 आवर के लिए हमें सामान अंदर छोड़ना पड़ेगा, तब स्टेरिलाइज होगा। ओके, इसमें यूज़ क्या होता है? इसमें यूज़ होता है पाउडर है या फिर ग्लास आइटम्स हैं, उसको हम हॉट एयर ओवन करते हैं, ठीक है। अब पाउडर सोचोगे, पाउडर क्या होता है? जैसे न्यूरो ओटीज होती हैं, ठीक है, उधर ब्रेन की सर्जरीज होंगी। अब आपने देखा ब्रेन में जो है ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उधर जो है चीज़ों को कंप्रेस करके आप क्लॉट नहीं कर सकते, ज़्यादा जो है कॉटरी भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, पाउडर आता है जो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ब्रेन के ऊपर, और जो है ब्लीडिंग कम हो जाएगी, हीमोस्टेसिस अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जैसे पाउडर है या फिर ग्लास के आइटम्स हैं, उनको स्टेरिलाइज करना है तो हॉट एयर ओवन आप यूज़ करोगे। ओके, इसके बाद में पूछा जा सकता है कि अगर आपको हाई लेवल का डिसइंफेक्शन चाहिए, देखो 3 तरह के डिसइंफेक्शन होते हैं, एक तो लो लेवल का, एक मॉडरेट लेवल का, और तीसरा होता है हाई लेवल का। ओके, लो लेवल में आएगा ऐसी चीज़ें जो बहुत हार्श नहीं है, जैसे कि फिनोल का यूज़ कर लेते हैं हम बीपी अपरेटस को क्लीन करने के लिए। अगर हॉस्पिटल में कोई फर्नीचर है, ठीक है, तो वर्कर क्या करता है, उसको फिनोल के साथ क्लीन करता है। ऐसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ करता है जो बहुत माइल्ड है नेचर में। ओके, तो ये तो हो गया अपना लो लेवल का डिसइंफेक्शन जो हम हल्की फुल्की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर है, बीपी अपरेटस है, ये आएगा लो लेवल में। सेकेंड आता है मॉडरेट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। इसमें आएगा आपका एल्कोहल। ओके, एल्कोहल जब जैसे कि इंजेक्शन लगाते हो तो उससे पहले स्पिरिट स्वैब से आप जो स्किन को प्रिपेयर करते हो, तो दैट इज मॉडरेट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड थर्ड इज हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, जब आपको चीज़ें स्टेरिलाइज करनी है, जैसे कि ग्लूटरेल्डिहाइड, साइडेक्स आप यूज करते हो, तो दैट कम्स अंडर हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। एंड हाई लेवल में क्या है, इवन स्पोर्स तक किल हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए जो है ये हाई कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्पोर्स तक किल कर देगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि अगर कोई हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे स्कोप्स हैं या फिर कुछ प्लास्टिक का सामान है, उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे? उसको तो आप ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ग्लूटरेल्डिहाइड यूज़ करते हैं या फिर ETO यूज़ करते हैं हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैस स्टेरिलाइजेशन का एग्जांपल दो जिसमें गैस यूज होती है, तो एग्जांपल इज ETO। उसके बाद में पूछा जा सकता है ग्लूटरेल्डिहाइड में कितनी देर तक सामान रखना पड़ेगा, ठीक है। ग्लूटरेल्डिहाइड की आपको कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, 2% ग्लूटरेल्डिहाइड मतलब साइडेक्स इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट, ठीक है। अगर आप सामान को 20 मिनट्स के लिए रखोगे साइडेक्स में तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको स्टेरिलाइज करना है तो उसके लिए 10 आवर्स रखना पड़ेगा। ओके, और इसके अलावा पूछा जा सकता है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है। डिसइंफेक्शन में क्या है, स्पोर्स को वो जो है किल नहीं कर पाता, बट स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, स्पोर्स तक किल हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन इज हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कई बार जो है ऑटोक्लेव फेल हो जाता है, मतलब सही से चीज़ें ऑटोक्लेव नहीं होती, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है एयर पॉकेट्स बन जाती हैं ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूँ, ध्यान रखना। ऑटोक्लेव क्यों फेल हो जाता है? एयर पॉकेट अगर बन जाएगी, ऑटोक्लेव में अगर एयर आ गई है उसकी वजह से एयर पॉकेट बन जाएगी और चीज़ें जो है स्टेरिलाइज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ऑटोक्लेव करने से पहले एक वैक्यूम बनाया जाता है ऑटोक्लेव के अंदर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेस्ट मेथड टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने का बेस्ट मेथड क्या है? ऑटोक्लेव है। फाइन,
उसके बाद में पूछा जा सकता है कि एक टेप लगाई जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो ऑटोक्लेव हुए हैं, ठीक है, वो क्यों चेंज हो जाता है, उसका कलर क्यों चेंज होता है, स्टेरिलिटी की वजह से या हीट की वजह से? तो वो टेम्परेचर की वजह से उसका कलर चेंज होता है, ना कि स्टेरिलिटी की वजह से। ओके, तो उसका कलर चेंज होना इज नॉट अ गारंटी कि चीजें स्टेरिलाइज हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टेरिलाइजेशन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है। ए हीट सेंसिटिव एंडोस्कोप नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर रीयूज। द नर्स यूजेस अ केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज ऑल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। विच मेथड इज बीइंग यूज्ड? ठीक है, एक हीट सेंसिटिव एंडोस्कोप था। ओके, उसको जो है रीयूज करना है तो ऑब्वियसली पहले जो है स्टेरिलाइज करना होगा। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे स्पोर्स भी किल हो जाएंगे? तो दैट इज केमिकल स्टेरिलाइजेशन। ओके, डिसइंफेक्शन में कभी भी स्पोर्स किल होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, तो ऑलवेज यू विल सर्च फॉर स्टेरिलाइजेशन। कुछ बच्चे यहाँ पे इसमें फंसेंगे ऑप्शन नंबर ए में कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन कर देंगे स्पोर्स भी किल हो जाएंगे। तो इधर मैं आपको बता दूं कि डिसइंफेक्शन में स्पोर्स किल नहीं होते हैं। यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर सी, that is chemical sterilization. Okay, now come to next question. बेड सोर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इधर अपना क्वेश्चन है, अ बेड रिडन पेशेंट हैज द फॉलोइंग ब्रेडन स्कोर कंपोनेंट्स। ब्रेडन स्केल क्या होता है? ये एक ऐसा स्केल है जिससे हमें पता चलेगा कितने चांसेस हैं पेशेंट के प्रेशर सोर डेवलप करने के, कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पेशेंट में बेड सोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ब्रेडन स्कोर यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें क्या है, हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेंसरी, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड शियर, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको स्कोर करते हैं। जैसे कि सेंसरी एंड परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन है। ओके, इसमें जो है चार में से स्कोर मिलेगा। ओके, जैसे स्कोर होता है 4 3 2 1। सेकंड मॉइस्चर है, इसमें भी 4 3 2 1 ऐसे हम जो है स्कोर देते हैं। एक्सेप्ट फ्रिक्शन में जो है हमारे सिर्फ 3 हैं, 3 2 1, इसमें जो है 4 नहीं होता। ओके, तो जैसे जीसीएस हम करते थे ना, वैसे ही ब्रेडन स्केल है। अब जो इसका स्कोर निकल के आएगा, टोटल स्कोर होता है 23 में से, ठीक है, और मिनिमम स्कोर इसमें आपका मिलेगा 6, ठीक है। 6 क्यों है? क्योंकि 0 नहीं है यहाँ पे, तो अगर सब में एक भी स्कोर आया तो 6 तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्कोर की इंटरप्रिटेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये माइल्ड है, मॉडरेट रिस्क है, क्या है। तो अगर 19 से 23 के बीच में है तो देयर इज नो रिस्क ऑफ प्रेशर सोर या बेड सोर। ओके, और अगर हमारा स्कोर है 15 से 18 के बीच में तो देयर इज माइल्ड रिस्क। ओके, अगर है 13 और 14 तो मॉडरेट रिस्क है, 10 और 12 के बीच में है तो हाई रिस्क है, एंड बिलो 9 है या इज इक्वल टू 9 है तो वेरी हाई रिस्क है। ओके, यार ये ना याद कर लेना, इधर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। स्कोर आपको दिया हुआ है कि सेंसरी परसेप्शन जो है 2 है, 3 है, 1 है, तो अब इनको टोटल कर लो। 2 + 3 5 6 7 8 9 10 11 12 स्कोर आया अपने पेशेंट का 12, मतलब हाई रिस्क, तो ऑप्शन इज सी। ओके, तो दिस स्कोर इज मोस्टली यूज इन आईसीयू, जहाँ पे पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट को प्रेशर सोर डेवलप हो जाए। इसके अलावा कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स जो हैं इसमें देखे जाते हैं, तो आपको क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से एक गलत होगा, वो आपको ढूंढना होगा। तो इनका भी याद रखना है कि कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो इसके लिए हम जो एक निमोनिक याद रख सकते हैं, सैम MNF, ठीक है, बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है बट ठीक है, काम से चल जाता है। सैम MNF, S से सेंसरी परसेप्शन, A से एक्टिविटी, M से मॉइस्चर, सेकंड M से मोबिलिटी, N से न्यूट्रिशन एंड F से फ्रिक्शन। ओके, सैम MNF। उसके बाद में क्वेश्चन बन जाता है कि सुपाइन पोजीशन में अगर पेशेंट है तो कहाँ पे प्रेशर सोर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो, अगर अपना पेशेंट सुपाइन में है तो कहाँ प्रेशर सोर मिल सकता है? ऑक्सीपुट में मिलेगा, देखो सीधा लेटा हुआ है तो ऑक्सीपुट में मिलेगा, और सेक्रम में मिलेगा, स्कैपुला में मिल सकता है, और हील्स पे मिल सकता है, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्रेशर सोर डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे ही अगर अपना पोजीशन जो है प्रोन है, अपने पेशेंट की पोजीशन प्रोन है, तो कहाँ पे जो है प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है?
तो इसमें क्या है, आप ना खुद से जो है इमेजिन करो, पेशेंट जो है प्रोन लेटा हुआ है, ठीक है। अगर वो ऐसे लेटा है तो ये एल्बो जो है नीचे लग रही होगी, बेड पे लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है, एल्बो पे हो सकता है, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट पे हो सकता है, इलियक क्रेस्ट पे हो सकता है, जेनिटेलिया पे हो सकता है, पेटेला पे हो सकता है अगर प्रोन पोजीशन है तो, एंड टोज पे हो सकता है, ओके। और अगर पेशेंट है साइड लेटरल, ठीक है, लेटरल पोजीशन है तो कहाँ पे हो सकता है, तो इधर अगर साइड में एक करवट लेके लेटा हुआ तो ईयर पे हो सकता है प्रेशर सोर, ठीक है, ईयर पे होगा। सेकंड किस पे होगा, नीचे कंधे पे, यहाँ पे तो एक्रोमियन प्रोसेस पे हो सकता है। उसके बाद में एल्बो पे हो सकता है, ट्रोकेंटर पे हो सकता है, और हील्स पे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है पूछ लिया जाता है कि सुपाइन पोजीशन है कहाँ पे प्रेशर सोर डेवलप कर सकता है। उसके बाद में कई बार हाई रिस्क पेशेंट पूछ लिए जाते हैं कि किनको प्रेशर सोर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो बेड रिडन पेशेंट है लंबे टाइम तक आईसीयू में जो होते हैं, या इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन अपने आप पास हो रहा है, फीसिस जो है स्टूल्स पास कर रहा है पेशेंट, तो क्या होगा, मोस्टली मॉइस्चर में रहेगा पेशेंट, तो जो है प्रेशर सोर डेवलप हो सकता है। उसके बाद में न्यूट्रिशन का रोल होता है, ठीक है, एंड एल्डरली पेशेंट, ये सब जो है ज़्यादा प्रोन है प्रेशर सोर होने के। उसके बाद में पूछा जा सकता है स्टेजेस ऑफ प्रेशर सोर, एक आपको फोटो दे देंगे और आपको बताना होगा ये कौन सा स्टेज है। तो अपने पास जो है 4 स्टेजेस होते हैं प्रेशर सोर के, स्टेज 1, 2, 3, 4, ठीक है। स्टेज 1 में क्या है, स्किन इंटैक्ट रहेगी, एक रेडनेस मिलेगी आपको, और नॉन ब्लेंचेबल होगी, नॉन ब्लेंचेबल, ठीक है। सेकंड में क्या है, पार्शियल थिकनेस लॉस मिलेगा आपको। उसके बाद में एब्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, या ब्लिस्टर्स आपको मिलेंगे। थर्ड में जो है फुल थिकनेस लॉस होगा एंड फैट विजिबल होगा, ठीक है। एंड लास्ट इज फोर्थ, इसमें जो है बोन्स विजिबल होंगी, मसल विजिबल होगी, इसमें जो है डीप टिश्यू इंजरी मिलेगी, ठीक है, डीप टिश्यू लॉस। सिंपल है यार, ये याद करना बहुत आसान है, इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना। स्टेज 1 में क्या है, स्किन इंटैक्ट है, बस थोड़ी सी रेडनेस हो गई है, ओके। सेकंड में क्या है, थोड़ा सा जो है स्किन फट गई है, उसमें मतलब इसमें एब्रेशन दिखेगा, ब्लिस्टर्स दिखेंगे। थर्ड में क्या है, और ज़्यादा फैट लॉस हो गया है, और ज़्यादा थिकनेस लॉस हो गया, मतलब फुल थिकनेस लॉस इज फाउंड इन 3 में, और फैट जो है हमें विजिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मतलब स्टेज 4 में क्या है, बोन और मसल दिखने लग जाएगी, और ये जो है डीप टिश्यू इंजरी है, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, ये याद करके जाना है, यहाँ से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। प्रेशर सोर से बचने के लिए क्या करोगे, एवरी 2 आवर्ली जो है आप पेशेंट को पोजीशन चेंज करोगे, एयर मैट्रेस दे सकते हो, डाइट का ध्यान रखना है, इसमें जो है आप हाई प्रोटीन डाइट दोगे, हाइड्रेशन मेंटेन करोगे। उसके बाद में पेशेंट को मॉइस्चर में नहीं रहने देना, मॉइस्चर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसकी वजह से प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर अपना पेशेंट को स्टेज 1 या 2 का जो है प्रेशर सोर है, इसमें आप क्या करोगे, पोजिशनिंग करोगे, और क्या करोगे, स्किन केयर करोगे, ये 2 ही चीज़ आप करोगे। बट अगर पेशेंट को 3 और 4 का है तो आपको ड्रेसिंग करनी होगी, और क्या करना होगा, डिब्राइडमेंट करना पड़ सकता है, एंड एंटीबायोटिक्स दोगे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो। इसके बाद में हमारी होती है कॉम्प्लिकेशंस, क्या देखने को मिल सकती हैं, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेशर सोर, बेड सोर, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर आ गया तो। इसके अलावा एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि ड्रेसिंग के कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक तो हाइड्रोकोलॉइड की ड्रेसिंग आती है, दूसरी होती है एक फोम ड्रेसिंग आती है, एंड थर्ड एल्जीनेट, ये वर्ड पूछ लिया जाता है, एल्जीनेट, ALGINATE। अगर बहुत हैवी पस वाला जो है वुंड है तो उसमें हम एल्जीनेट वाली ड्रेसिंग यूज करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद COPD इज रिसीविंग ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एट 4 लीटर पर मिनट, शॉर्टली आफ्टर द पेशेंट बिकम्स ड्राउजी विद डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन है ऑक्सीजन थेरेपी पे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। तो मैंने जो है वेराइटी ली है क्वेश्चंस में, हर टॉपिक से एक एक 2 क्वेश्चन उठा लिया ताकि सारे टॉपिक्स को हम एक बार टच कर लें, ओके। तो देखो COPD का जो पेशेंट होता है उसका
वो ऑक्सीजन कैसे लेता है समझो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारा CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है और हम जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो है इंक्रीज्ड CO2। जैसे जैसे CO2 इंक्रीज होती है हम जो है ज़्यादा सांस लेंगे और ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, सिंपल। बट COPD वाले पेशेंट में ये वाला फंडा काम नहीं करता। वो रेस्पिरेटरी ड्राइव मिलता है लेस ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई है उस पेशेंट में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है सेंसिटिव नहीं रहता इस चीज़ के लिए, ठीक है। वो जो है यूँ मान लो एक तरह से रेजिस्टेंट हो जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई CO2 तो जो है बढ़ी ही रहती है, इस पे जो है वो ज़्यादा एक्ट नहीं करता अगर CO2 बढ़ी हुई है। वो वाला पेशेंट किस चीज़ पे एक्ट करता है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा COPD वाले पेशेंट को लो ऑक्सीजन पे रखते हैं ताकि उसका रेस्पिरेटरी ड्राइव बना रहे, फाइन। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइपोक्सिक ड्राइव सप्रेशन, ओके। तो COPD वाले पेशेंट को 4 लीटर पर मिनट देने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम हमेशा लो ऑक्सीजन पे रखेंगे। कितना देंगे, 1 to 2 लीटर पर मिनट, ठीक है। ज्यादा करो तो 3 दे दो, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ओके। उसके बाद में परसेंटेज कितना रहेगा, 24 से 28% जो है FiO2 रखेंगे। ये मोस्टली जो है हम वेंचुरी मास्क से देते हैं, क्योंकि वेंचुरी मास्क इज समथिंग जिससे जो है हम प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद में टारगेट SpO2 क्या रहेगा इन पेशेंट्स में हमारा, इसमें रहेगा 88 से 92%, ओके। इतना ही हम इसको SpO2 को रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है COPD वाले पेशेंट पे, ओके। बट स्टिल अगर ये सब करने के बावजूद भी हमारा पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है, तो हम पेशेंट को BiPAP पे डाल देंगे। BiPAP और CPAP दो अलग चीज़ें हैं। CPAP में कॉन्टिन्यूस एक ही प्रेशर आता रहता है, चाहे पेशेंट इंस्पिरेशन कर रहा है या एक्सपिरेशन कर रहा है। बट BiPAP जो है बेटर होता है CPAP से, क्यों, क्योंकि उसमें 2 प्रेशर्स होते हैं। इंस्पिरेशन के टाइम पे एक अलग प्रेशर है एंड एक्सपिरेशन के टाइम पे अलग प्रेशर है। इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, वेंटिलेटर पे BiPAP और CPAP को अच्छे से समझा रखा है, किसी को नहीं आता हो तो वहां से समझ लेना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट COPD पेशेंट। तो अब क्वेश्चन आ गया है ऑक्सीजन थेरेपी का, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि सारा जो है यहीं पे समझ लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी दी क्यों जाती है, जब पेशेंट को डिज्निया है, शॉक की कंडीशन है, MI है, एनीमिया है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ऑक्सीजन देने के, ओके, ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं कि ऑक्सीजन कब देनी है, हमें पढ़ना है ऑक्सीजन देने के तरीके क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज नेजल कैनुला, सेकेंड इज नेजल कैथेटर, थर्ड इज फेस मास्क, फोर्थ इज पार्शियल रीब्रीदर मास्क, ओके, एंड फोर्थ फिफ्थ इज नॉन रीब्रीदर मास्क, ओके। अब इनका सिस्टम क्या है, इसमें जो है अलग अलग परसेंटेज होती है, अलग अलग फ्लो रेट होता है, ठीक है। तो डिजीज देख के हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज के थ्रू, कौन से मास्क के थ्रू जो है हमने ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। तरीके सारे ऑक्सीजन डिलीवरी के ही है, ठीक है, बट वी हैव टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, ओके। एंड लास्ट इज वेंचुरी मास्क भी होता है इसमें, सिक्स्थ जो है वेंचुरी मास्क, ओके। अब देखो, अगर हमारा पेशेंट है COPD का जिसको हमने कम ऑक्सीजन देनी है, तो हम यूज करेंगे नेजल कैनुला, ओके। नेजल कैनुला की एक खास बात है कि इसमें जो है पेशेंट जो है फ्री रहता है, खाना भी खा सकता है नेजल कैनुला लगा के। दोनों नोस्ट्रल्स में जो है छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं वो डाल दी जाती है और इससे जो है ऑक्सीजन अंदर जाता रहेगा, ओके। तो पेशेंट जो है फ्री रहता है, बात कर सकता है, खाना खा सकता है, ओके। तो नेजल कैनुला के काफी फायदे हैं, बट प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ये जो है कम ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ओके। तो नेजल कैनुला का फ्लो रेट होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट जो है ये डिलीवर कर सकता है, और FiO2 कितना होता है, 24 से 44%। इधर एक चीज और देखने की है, अगर हम 1 लीटर बढ़ाते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जैसे कि 2 लीटर पर मिनट पे चल रही थी, ओके, बट आपने कर दी 3 लीटर पर मिनट, तो जो है FiO2 जो है 4% से बढ़ जाती है, ठीक है। आप ऑक्सीजन 1 लीटर बढ़ाओगे तो FiO2 में 4% का इंक्रीज दिखेगा, ओके। नाउ कम टू नेजल कैथेटर जो है
एक नोस्ट्रिल में डाला जाता है और एवरी 8 आवर्स में इसकी जो है पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, कभी इस नोस्ट्रिल में कभी दूसरे नोस्ट्रिल में। इसमें और नेजल कैनुला में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका फ्लो रेट रहेगा 1 to 6 सेम एज नेजल कैनुला, और इसका FiO2 भी 24 से 44% रहेगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट नेजल कैथेटर जो है पहले ज़्यादा यूज होते थे, अब जो है नेजल कैनुला ज़्यादा चलता है। ओके, अब आ जाओ फेस मास्क पे। मोस्ट कॉमनली यूज, आप इमरजेंसी में जाओगे मोस्टली पेशेंट्स को जो है फेस मास्क लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो फ्लो रेट इसमें हम रखते हैं 5 to 8 लीटर पर मिनट, ओके। एंड FiO2 रहेगा 40 से 60%, ओके। फेस मास्क में क्या है, फ्लो रेट जो है हमारा 5 to 8 लीटर पर मिनट है, कई जगह जो है 5 to 10 लीटर भी दिया जाता है, ओके। और FiO2 जो है 40 से 60% रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फेस मास्क में कभी भी 5 से नीचे मत जाना, नहीं तो जो है पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीद करता रहेगा। तो मिनिमम है 5, तो 5 से स्टार्टिंग होती है फेस मास्क की, 5 से नीचे नहीं रखना है, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रीब्रीद करता रहेगा। तो अपना फेस मास्क जो है शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और इमरजेंसी कंडीशंस में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ये क्या है, एक मास्क होता है, इसके साथ में जो है एक रिजर्वोयर बैग अटैच होता है, ठीक है। इसका जो है फ्लो रेट हम रखेंगे 6 to 8 लीटर पर मिनट, ओके। एंड FiO2 रहेगा 60 to 80%, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये फ्लो रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो 6 to 10 लीटर, ये यहाँ पे 8 नहीं है 10 है, 6 to 10 लीटर जो है इसका फ्लो रेट रहेगा, और FiO2 जो है 60 to 80% रहेगी। उसके बाद में है हमारा नॉन रीब्रीदर मास्क। ये जो है 10 to 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन का FiO2 कितना रहेगा, कितनी परसेंट रहेगी, 80 to 100%। मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक मैक्सिमम ऑक्सीजन अगर कोई डिलीवर कर रहा है तो वो है नॉन रीब्रीदर मास्क, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी हो जाती है पेशेंट को। ज़्यादा ऑक्सीजन देना अच्छी चीज़ मत समझो कि हम तो भर भर के ऑक्सीजन दे देंगे, डायरेक्ट नॉन रीब्रीदर मास्क लगा देंगे, नहीं भाई, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी होती है। ये जो है हम बिल्कुल लेटर स्टेजेस में, बिल्कुल ही रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो गया है, तब हम नॉन रीब्रीदर मास्क लगाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक मास्क है और रिजर्वॉयर बैग लगा हुआ है। बट पार्शियल रीब्रीदर में क्या है, जो पेशेंट एक्सेल कर रहा है उसका 1/3 एयर जो है रीब्रीद करता है, ओके। बट नॉन रीब्रीदर जो है 1 वे वॉल्व है, एक बार जो एयर एक्सेल कर दी वो वापस रीब्रीद नहीं करेगा। तो इसी वजह से जो है इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है पेशेंट को नॉन रीब्रीदर में, ठीक है। पार्शियल रीब्रीदर में दोबारा बता रही हूँ, 1/3 ऑक्सीजन जो है रीब्रीद करता है, जो छोड़ी थी, जो एक्सेल्ड एयर थी उसका 1/3 जो है दोबारा इनहेल कर लिया। बट नॉन रीब्रीदर में क्या है, जो एक्सेल कर दिया है एयर वो कर दिया है, उसके बाद में रूम एयर भी अंदर नहीं आएगी, बस ऑक्सीजन सिलेंडर से जो एयर आ रही है वही जो है पेशेंट को डिलीवर होगी, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन मेथड्स की, किस तरीके से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज वेंचुरी मास्क कब यूज होता है। देखो, वेंचुरी मास्क जब यूज होता है जब हमें बिल्कुल फिक्स ऑक्सीजन देनी हो, फिक्स फ्लो रेट रखना हो। इसमें ऑप्शन होता है कि आप कितना परसेंटेज रखना चाहते हैं और कितना फ्लो रेट रखना चाहते हैं, ओके। वेंचुरी मास्क, ओके। सो दिस इज अबाउट वेंचुरी मास्क। इसमें जो है कलर कोडिंग होती है, ब्लू कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे करके। फ्लो रेट होता है हर एक कलर का अलग अलग, और अलग अलग जो है परसेंटेज ऑक्सीजन रहती है। तो अगर हमने पेशेंट के लिए ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क लिया है तो वो 2% जो है फ्लो रेट रहेगा उसका, एंड 24% ऑक्सीजन रहेगा। वाइट लोगे तो 4% फ्लो रेट है एंड 28% जो है ऑक्सीजन रहेगी। इस तरह से जो है सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में ये लास्ट ग्रीन है, 15% फ्लो रेट रहेगा एंड 60 जो है इसका परसेंटेज ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ये आपको याद करना है, इधर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निमोनिक इसका एज सच कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बोयर्ग, ठीक है। ये जो है उसमें है, सीक्वेंस में है, सबसे ऊपर ब्लू है, देन वाइट है या ऑरेंज है। एक सेंटेंस होता है, बेबी वांट्स ऑरेंज येलो रेड ग्रेप्स, ठीक है। लिख देती हूँ, बेबी वांट्स ऑरेंज येलो रेड ग्रेप्स। इस तरह से आप
इस तरह से आप याद रख सकते हो, बट आई डोंट प्रेफर दिस काइंड ऑफ निमोनिक्स, क्योंकि ये सेंटेंस याद रखना एक अलग से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये फ्लो रेट भी याद रखना, ऑक्सीजन भी याद रखना है। इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली, आप ये वाला मेथड यूज करोगे या ये वाला। ओके, so this is all about Venturi mask. Okay, now next question. A patient is on non-rebreather mask but the reservoir bag is collapsing during inspiration. What should the nurse do next? First, non-rebreather mask लगा रखा है और जो रिजर्वॉयर बैग है, जो बैग अटैच है, वो कोलैप्स कर गया है, उसमें एयर ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो यू विल इंक्रीज फ्लो रेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि देखो, जब भी रिजर्वॉयर बैग लगाया जाता है तो वो हमेशा इन्फ्लेटेड रहना चाहिए, 1/3 या 1/2, ठीक है, हमेशा जो वो इन्फ्लेटेड रहना चाहिए। बट अगर कोलैप्स कर गया है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है, यू हैव टू इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो रेट। फर्स्ट इज रिमूव द मास्क, रिमूव करके कुछ फायदा नहीं है। सेकेंड, थर्ड इज चेंज टू नेजल कैनुला, नहीं, ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, नेजल कैनुला तो और भी कम डिलीवर करेगा, तो नेजल कैनुला इज नॉट एन ऑप्शन। एंड थर्ड इज चेक पेटेंट, एयरवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया है कि रिजर्वॉयर बैग कोलैप्स है, ठीक है, तो पहले डायरेक्ट जो है इसी प्रॉब्लम को हम टारगेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट विद ट्रेकियोस्टमी सडनली डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एब्सेंस ऑफ एयर फ्लो थ्रू द ट्यूब, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, लगाई हुई है, और सडनली पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो कर रहा है एंड देयर इज एब्सेंस इन एयर फ्लो, ट्यूब में जो है एयर भी नहीं जा रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अगर ऐसा कभी भी है तो फर्स्ट रिमूव इनर कैनुला एंड चेक फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है, म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ओके, अब ट्रेकियोस्टमी का क्वेश्चन आया है तो ट्रेकियोस्टमी के बारे में देखते हैं क्या है। ट्रेकियोस्टमी आपको पता है सर्जिकल इंसिजन लगाया जाता है सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में, और एक ट्यूब डाल दी जाती है जो डायरेक्टली ट्रैकिया में ऑक्सीजन डिलीवर करती है। ओके, तो ये ट्यूब का कई बार पूछ लेते हैं, कहाँ पे डालते हैं? सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग के बीच में डालेंगे, बिलो क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे, अबव स्टर्नल नोच के ऊपर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप ऊपर क्यों नहीं डाल सकते, फर्स्ट और सेकंड ट्रैकियल रिंग के बीच में क्यों नहीं डालते, क्योंकि इससे जो है लैरिंग्स डैमेज हो जाएगा। और नीचे क्यों नहीं डालते, 3 से नीचे कोशिश करते हैं कि ना जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज होती हैं, मेजर वेसल्स होती हैं, इनोमिनेट आर्टरी होती है जो डैमेज हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे सेकंड और थर्ड के बीच में डाल दें। ओके, अब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है 3 तरह की होती है, कफ्ड होती है, अनकफ्ड होती है और फेनेस्ट्रेटेड होती है। कफ जो है अडल्ट में यूज होती है, ठीक है, ये एक बेटर जो है सील प्रोवाइड करती है, इसमें लीकेज नहीं होगा एयर का। और अनकफ्ड जो है बच्चों में यूज होती है, इसमें एयर लीकेज होता है, ठीक है। एंड फेनेस्ट्रेटेड क्या है, तो स्पीच में हेल्प करती है। ओके, इसमें एक ओपनिंग होगी जिससे जो है स्पीच में हेल्प मिलती है। अगर साइजेस की बात करें, कौन सा साइज की डालते हैं, अडल्ट मेल में कौन सी डालेंगे, अडल्ट मेल में कौन सी डालेंगे, पीडियाट्रिक पेशेंट में क्या डालेंगे, तो अडल्ट फीमेल में हम डालेंगे 7 to 8 mm इंटरनल डायमीटर, मेल में डालेंगे 8 to 9 mm, पीडियाट्रिक पेशेंट में डालेंगे 4 to 6 mm। ओके, इंटरनल डायमीटर है ये ट्यूब का, ठीक है, कई बार जो है आउटर डायमीटर पूछा जाता है, बट मोस्टली जो है इंटरनल डायमीटर की बात होती है, ठीक है, ये जो है हमेशा mm में होती है, याद रखना है। हमारे सक्शन कैथेटर फ्रेंच में होते हैं और ट्यूब्स जो है mm में होती है। अडल्ट फीमेल में 7 to 8 है, मेल में 8 to 9 एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में 4 to 6 है। उसके बाद में हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें थोड़ा लार्ज साइज डालना है या स्मॉल साइज डालना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल साइज चूज करते हैं ताकि ट्रॉमा ना हो पेशेंट को। ओके, लार्ज साइज डालेंगे तो एक एयर एंट्री अच्छी बनी रहेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, बट प्रॉब्लम इज विद ट्रॉमा, तो इसलिए हम जो है हमेशा छोटा साइज लेंगे। उसके बाद में पार्ट्स पे पूछ लिया जाता है, पार्ट्स ऑफ ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, इसमें होता है आउटर कैनुला जो अपनी प्लेस पे रहता है हमेशा, एक रहता है इनर कैनुला जो है हम बाहर निकाल सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। जब नई ट्रेकियोस्टमी होगी तो एवरी हाफ एन आवर में सक्शन करना होता है, बट अगर ट्रेकियोस्टमी थोड़ी सी पुरानी होगी है तो हम जो है एवरी 2 आवर्ली सक्शन करेंगे। थर्ड इज ऑब्ट्यूरेटर इज यूज ड्यूरिंग इंजर्शन, ठीक है, तो ये स्टिलेट है एक तरीके से जो है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालने में हेल्प करता है। कई बार ये पूछा जाता है कि ट्रेकियोस्टमी हो रखी है पेशेंट की, आप क्या
चीज, कौन सा इक्विपमेंट जो है हमेशा पेशेंट के पास रखोगे, दैट इज ऑब्ट्यूरेटर। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कब जो है ट्रेकेओस्टमी ट्यूब यूज की जाती है, ठीक है। तो जिन पेशेंट्स में हमें प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन देना है, लंबे समय तक देना है, तो उसके लिए हम ट्रेकेओस्टमी ट्यूब यूज करते हैं। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है अर्ली हो सकती हैं। अर्ली स्टेज में क्या आएगी, लेटर स्टेज में क्या आएगी। अर्ली स्टेज में न्यूमोथोरेक्स देखा जा सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ओके। एंड लेटर स्टेजेस में जो है फिस्टुला फॉर्म हो सकता है, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला बन जाता है, या ट्रैकिया स्टीनोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। देन जो है सक्शनिंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी देर तक आपको सक्शनिंग करनी है। तो लेस देन 10 सेकेंड्स हम जो है सक्शनिंग करते हैं, मतलब 10 सेकेंड से ऊपर नहीं जाएंगे। ऑलवेज प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट विद 100% FiO2, ठीक है। जब हम सक्शनिंग करते हैं तो उसको जो है रोटेटिंग मोशन में बाहर लाते हैं सक्शन कैथेटर को, और जब हम सक्शन कैथेटर को अंदर इंसर्ट करते हैं तो कभी भी सक्शन ऑन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले हम ट्यूब को किंक करके रखेंगे, अंदर सक्शन, जब हम अंदर पहुंच जाएंगे एक रेजिस्टेंस फील होगा, तब हम सक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसको रोटेटिंग मोशन में बाहर निकालेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रेकेओस्टमी ट्यूब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर इंट्यूबेशन द नर्स ऑस्कल्टेट्स ब्रेथ साउंड्स ओनली ऑन द राइट साइड, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन। इंट्यूबेशन किया है, ईटी ट्यूब डाली है, तो नर्स जो है बस ब्रेथ साउंड्स राइट साइड में सुन पा रही है, लेफ्ट साइड में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऑस्कल्टेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो क्या रीजन रहेगा, तो ट्यूब इंसर्टेड टू डीप इनटू राइट मेन ब्रोंकस, ठीक है। जब भी हम ईटी इंट्यूबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी ईटी ट्यूब राइट मेन ब्रोंकस में चली जाए, बिकॉज वो थोड़ा सा वाइड होता है, ठीक है। तो उधर के इंट्यूबेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका साइन क्या दिखेगा हमें, हम जो है सिर्फ राइट साइड ऑस्कल्टेट कर पाएंगे, लेफ्ट साइड ऑस्कल्टेट नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अब अगर ईटी ट्यूब के बारे में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, माउथ से जो है ट्रेकिया में डाली जाती है ईटी ट्यूब। तो जो हमारे पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, रेस्पिरेटरी फेलियर के, कार्डियक फेलियर है, जीसीएस बहुत ज़्यादा लो है, लेस देन 8 है, तो इनको इंट्यूबेट करना पड़ता है और स्टार्टिंग में हम ईटी ट्यूब डालते हैं। बट जब लगेगा कि हाँ भाई लंबे टाइम तक इसको वेंटिलेटेड रखना है, तो हम ट्रेकेओस्टमी ट्यूब पे आएंगे, ओके। ईटी ट्यूब में भी अपना कफ होता है, और क्या होता है, मर्फीज आई होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मर्फीज आई क्या है। मर्फीज आई होता है, ट्यूब के लास्ट में एक ओपनिंग होती है कि अगर ट्यूब बाय चांस ब्लॉक हो जाए तो यहाँ से वेंटिलेशन बना रहेगा, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज मर्फीज आई। साइजेस की अगर बात करें तो फीमेल्स में जो है साइज आएगा 7 से 7.5 mm का, एंड मेल्स में जो थोड़ा सा बड़ा आएगा 8 to 8.5 mm। अगर हमें पीडियाट्रिक का साइज निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एज बाय 4 + 4, एज इन ईयर्स, ओके। कई बार जो है डेप्थ पूछ ली जाती है ईटी ट्यूब की। फीमेल्स में जो है ये रहती है 21 सेंटीमीटर एट लिप्स, ठीक है। लिप्स तक जो है 21 सेंटीमीटर अंदर जो है जाती है। उसके बाद में जो है मेल में जो 23 सेंटीमीटर एट लिप्स। उसके बाद में कंफर्मेशन कैसे करते हैं हम, बाइलेटरल चेस्ट राइज दिखना चाहिए, बाइलेटरल ब्रेथ साउंड्स हमें सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। कैप्नोग्राफी कर सकते हैं जस्ट टू कंफर्म कि हाँ ईटी ट्यूब सही जगह गई है या नहीं गई है, ओके। और चेस्ट एक्सरे जो है इसमें हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, उससे तो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे गई है ईटी ट्यूब। अगर चेस्ट राइज ना दिखे, स्टमक जो है इन्फ्लेट हो रहा है, स्टमक में एयर जा रही है, इट मीन्स हमने ईसोफेगस में इंट्यूबेशन कर दिया है। तो व्हाट यू विल डू, जस्ट पुल बैक योर ट्यूब और उसको अगेन री इंट्यूबेट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अर्ली स्टेज में जो है आप ट्रॉमा कर सकते हो, ईसोफेगियल इंट्यूबेशन कर सकते हो, एंड लेटर स्टेजेस में क्या हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक जब ईटी ट्यूब रहती है तो वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। So that's all about ET tube. So that's all about fundamentals of nursing. ये हमने रैपिडली जो है सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा टच कर लिया है। इसके अलावा एक टॉपिक रहता है वाटर चेस्ट ड्रेनेज, ठीक है। इसका भी छोटा सा क्लिप जो है इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। 55-year-old patient being treated for pneumothorax accidentally dislodges the chest tube drainage setup while shifting position in bed. Which immediate nursing action should be taken to prevent air from being sucked back into the pleural space? 55 ईयर का पेशेंट है जिसको न्यूमोथोरेक्स है, एंड उसके ट्रीटमेंट के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज लगा दिया है, चेस्ट ट्यूब डाल दी है। अब जब वो पेशेंट
अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था बेड पे, तो क्या हुआ, चेस्ट ट्यूब खिंच गई, डिसलॉज हो गई। ऐसे में आप क्या करोगे? तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि चेस्ट ट्यूब जो है डिसलॉज हो गई है, आपका पहला एक्शन रहेगा पेशेंट के टूवर्ड्स कि पेशेंट के लंग्स में बाहर से एयर नहीं जानी चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस इंजर्शन साइट को जहाँ पे चेस्ट ट्यूब डली हुई थी वहाँ पे एक एयर टाइट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा देंगे, ठीक है, कि अंदर एयर ना जाए। तो दिस इज द राइट आंसर, कवर द इंजर्शन साइट विद एन एयर टाइट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ओके, अब देखो पहले हम समझेंगे चेस्ट ट्यूब के बारे में कि चेस्ट ट्यूब होता क्या है, कैसी दिखती है। चेस्ट ट्यूब में 3 चेम्बर होते हैं। ये है पेशेंट की बॉडी, यहाँ से जो है एक ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आ रही है एंड यहाँ पे फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड ड्रेनेज है। यहाँ पे होता है अंडर वाटर सील, अंडर वाटर सील में जो है पानी भरा होता है, ठीक है, और ये है सक्शन चेम्बर, ठीक है। पेशेंट की बॉडी है, यहाँ से फ्लूइड आया, फ्लूइड यहाँ पे गिरता रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से जो है चैम्बर 2 में एयर आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पे बबलिंग भी देखी जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे जो है सक्शन चेम्बर है, तो ये सक्शन से एयर बाहर चली जाएगी। ओके, ये जाएगा सक्शन की तरफ एंड यहाँ पे है ओपन टू एटमोस्फियर। ओके, पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड आ रहा है, पहले चेम्बर में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड तो नीचे गिर गया, एयर ऊपर से चेम्बर 2 में आ जाएगी, इसकी वजह से जो पानी था चेम्बर 2 में उसमें बबलिंग देखी जाएगी। ओके, देन वो एयर जो है ऊपर की तरफ जाके चेम्बर 3 में चली जाएगी एंड वाया सक्शन बाहर चली जाएगी। ओके, सिंपल है। इसमें सक्शन कितना लगाया जाएगा, -20 mmHg। ओके, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो चेस्ट ट्यूब एक ऐसा टॉपिक है जिसपे भर के क्वेश्चन बनते हैं और इसमें इतना सब कुछ है पढ़ने को, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा फ्लूइड ड्रेनेज पे, फ्लूइड ड्रेनेज चैम्बर जो पहले नंबर का चैम्बर है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा कि कितना फ्लूइड नॉर्मल है, कितना फ्लूइड आना, कितना ब्लड आना पेशेंट की बॉडी से नॉर्मल है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल लेस देन 100 ml पर आवर, अगर 100 ml से कम आ रहा है तो इट्स ओके, फाइन। सेकेंड थिंग, अगर ब्लड आना बंद हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि ट्यूब कहीं से किंक हो गई है या ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। ओके, एंड अगर सडन इंक्रीज देखा जाए, एकदम से फ्लूइड में या ब्लड में इंक्रीमेंट देखा जाए, तो इसका मतलब है कि ब्लीडिंग हो रही है अंदर। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा अंडर वाटर सील वाले चेम्बर से। अगर पेशेंट की कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है? तो इधर हमारा आंसर होगा एयर लीक। अगर कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है अंडर वाटर सील में, इसका मतलब एयर लीक है। बट अगर वो बोले इंटरमिटेंट बबलिंग है, ओके, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। न्यूमोथोरेक्स में ये अक्सर देखा जाता है कि इंटरमिटेंट बबलिंग होती है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअसली होगी, इंटरमिटेंट मतलब कि रुक रुक के बबलिंग होगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है ऑसिलेशन के ऊपर। जब पेशेंट ब्रीद लेगा, ब्रीद छोड़ेगा, तो इसमें एक ऑसिलेशन देखा जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। वाटर टाइडल जो है एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। जब पेशेंट इंस्पिरेशन करेगा, सांस अंदर लेगा, तो टाइडल ऊपर जाएगा एंड एक्सपिरेशन करेगा तो टाइडल वॉल्यूम नीचे आएगा। ओके, तो ऑसिलेशन इज अ गुड थिंग। अगर ऑसिलेशन पानी में हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनेगा सक्शन चेम्बर से। सक्शन चेम्बर का एक तो सक्शन पूछ लिया जाता है कि कितना सक्शन हमें लगाना है, वो हमने पढ़ लिया, -20 लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर सक्शन चेम्बर में कॉन्टिन्यूअस बबलिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है, तो दैट इज नॉर्मल, कि ये नॉर्मल है। बट अगर विग्रस बबलिंग हो रही है, इसका मतलब टू मच सक्शन। ओके, सक्शन बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है। दोबारा से समअप कर लेते हैं। पेशेंट की बॉडी है, उससे जो है चेस्ट ट्यूब लगी हुई है। चेस्ट ट्यूब के 3 चेम्बर्स हैं। पहला चेम्बर है फ्लूइड ड्रेनेज, सेकंड चेम्बर है अंडर वाटर सील एंड थर्ड चेम्बर है सक्शन चेम्बर। ओके, पहले चेम्बर में आके सारा फ्लूइड इकट्ठा होता जाएगा,
और एयर पास ऑन कर जाएगी चेंबर 2 में। चेंबर 2 में वो एयर जो है बबलिंग करेगी एंड चेंबर 3 में चली जाएगी। चेंबर 3 से वो सक्शन के थ्रू बाहर आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहले चेंबर का क्वेश्चन बनेगा, अगर ब्लीडिंग 100 ml से कम है तो ये नॉर्मल चीज है, उससे ऊपर है तो एबनॉर्मल है। सेकेंड थिंग इज, अंडर वाटर सील पे क्वेश्चन बनेगा, कॉन्टिन्यूस बबलिंग अगर अंडर वाटर सील में देखी जा रही है तो ये एयर लीकेज है। ओके, एंड इंटरमिटेंट बबलिंग है तो इट इज नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑसिलेशन पे, अगर पानी में ऑसिलेशन देखा जा रहा है, ऊपर नीचे पानी हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये अच्छी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अगर कॉन्टिन्यूस एंड जेंटल बबलिंग हो रही है सक्शन चेंबर में, इट इज नॉर्मल। बट अगर विग्रस बबलिंग है तो इसको बोलेंगे टू मच सक्शन। ओके, कि बहुत ज्यादा सक्शन लगाया हुआ है। फाइन, सक्शन चेंबर के ऊपर कि कितना सक्शन लगाया जाएगा, इसका आंसर है -20। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। इसका आंसर हमने देख लिया था, कवर द इंजर्शन साइट विद एयर टाइट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग। ओके, अब पहला ऑप्शन क्या है, सील द चेस्ट ट्यूब बाय क्लैंपिंग इट एंड नोटिफाई द क्लिनिशियन। तुमने क्लैंप कभी नहीं करनी है, चेस्ट ट्यूब कभी भी क्लैंप नहीं करनी है। ओके, अनलेस इट इज ऑर्डर्ड। सेकेंड इज, इमर्स द एक्सपोज ट्यूब एंड इनटू अ स्टेराइल वाटर कंटेनिंग सेलाइन। एक्सपोज ट्यूब को हम सेलाइन वाटर में डाल देंगे। ये तब करना है जब ड्रेनेज सिस्टम से पाइप निकल जाए। ओके, अगर चेस्ट से ट्यूब डिसलॉज हो गई है तो हम क्या करेंगे, इंजर्शन साइट को ढक देंगे। ओके, बट अगर ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से निकल गई है तो उस ट्यूब के एंड को स्टेराइल वाटर में हम डाल देंगे। ओके, इधर एक क्वेश्चन और बनता है, जो इंजर्शन साइट पे हम एयर टाइट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग लगा रहे हैं वो बिल्कुल सील पैक मत कर देना, उसको 3 साइड से चिपकाया जाता है। ठीक है, 1 2 3, नीचे से उसको खुला हुआ छोड़ देना, क्योंकि जो एयर अंदर से निकलनी है उसके लिए हमने रास्ता छोड़ दिया नीचे से, वो निकल सके। ओके, एंड लास्ट इज टर्न अप द सक्शन लेवल एंड वॉच फॉर एयर लीक साइंस। नो,